हाँ तो बाटी सीन कुछ ऐसा है, फोर्ड कुछ ऐसी रेवोल्यूशनरी कंपनीज में से एक है जो पिछले 100 सालों को सर्वाइव करके यहाँ तक पहुंची हैं और उन 100 सालों में 7 से ज़्यादा रेवोल्यूशंस और 2 वर्ल्ड वॉर शामिल हैं। और मज़े की बात यह है कि फोर्ड की ग्रोथ जर्नी से ज़्यादा इंटरेस्टिंग उसका वो $1 बिलियन आइडिया है, वो $1 बिलियन स्ट्रेटेजी जो कि फोर्ड ने अपने बिजनेस के अंदर इंप्लीमेंट की थी, जिसकी वजह से आज फोर्ड इतनी ऊंची और बड़ी कंपनी बन चुकी है। उस $1 बिलियन स्ट्रेटेजी को आज की 21वीं सदी की बहुत सारी कंपनीज अपने बिजनेस के अंदर इंप्लीमेंट कर रही हैं और बहुत सारी कंपनीज ने उस स्ट्रेटेजी को यूज़ करके बहुत बड़े बड़े बिजनेस बनाए भी हैं। उन कंपनीज में टाटा ग्रुप और एमआई जैसी बड़ी बड़ी कंपनीज शामिल हैं। अब सवाल ये आता है कि एक ऑटोमोबाइल कंपनी एक स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को कैसे इंस्पायर कर सकती है। तो इस सवाल का जवाब छुपा है 1899 के अंदर, जब एक गांव से भागा हुआ पर्सन यूएस के एक शहर डेट्रॉइट में जाकर के काम करना स्टार्ट करता है और वहां पर एक ऑटोमोबाइल कंपनी को स्टार्ट करता है। उसका नाम वो रखता है डेट्रॉइट ऑटोमोबाइल कंपनी। दोस्तों ये पर्सन कोई और नहीं, हेनरी फोर्ड ही थे, जो कि 1899 के अंदर डेट्रॉइट ऑटोमोबाइल कंपनी को स्टार्ट करते हैं। हेनरी फोर्ड ने जो कंपनी स्टार्ट की थी डेट्रॉइट ऑटोमोबाइल कंपनी, उस कंपनी के जितने भी इन्वेस्टर्स थे वो हेनरी फोर्ड की स्लो प्रोग्रेस की वजह से उनको उन्हीं की कंपनी से बाहर निकाल देते हैं और उनकी कंपनी में जो 15% स्टेक वो ओन करते थे उसके बदले में उनको $1000 दे देते हैं। उन $1000 को लेकर के हेनरी फोर्ड 1905 के अंदर फोर्ड मोटर कंपनी स्टार्ट करते हैं। जब हेनरी फोर्ड अपनी पुरानी कंपनी डेट्रॉइट ऑटोमोबाइल कंपनी में काम किया करते थे तो वहां पर उनकी कंपनी सिर्फ और सिर्फ रिच और वेल्दी क्लास लोगों के लिए प्रीमियम कार्स मैन्युफैक्चर किया करती थी। 1905 से पहले कार्स को एक स्टेटस सिंबल समझा जाता था क्योंकि कार्स की जो कीमत थी उस टाइम यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर वो काफी ज्यादा हुआ करती थी। दोस्तों डेट्रॉइट ऑटोमोबाइल कंपनी में काम करते वक्त हेनरी फोर्ड को एक बहुत इंपॉर्टेंट बात समझ आती है, वो ये थी कि अगर हमें अपनी कंपनी को बहुत ऊंचे लेवल पर स्केल करना है और बहुत बड़े नंबर्स में खेलना है तो हमें एक ऐसा रेवोल्यूशनरी प्रोडक्ट तैयार करना होगा जो कि ना सिर्फ रिच और वेल्दी क्लास लोग खरीदें बल्कि जितने भी आम जनता यूनाइटेड स्टेट में रहती है, चाहे वो मिडिल क्लास हो चाहे वो पुअर लोग हो, वो भी इस प्रोडक्ट को, उस कार को अफोर्ड कर सकें। इसी चीज को ध्यान में रखते हुए हेनरी फोर्ड अपनी नई कंपनी फोर्ड मोटर कंपनी के अंडर एक नई कार, एक नया मॉडल बनाते हैं और उसका नाम वो रखते हैं मॉडल ए। मॉडल ए को बनाने में हेनरी फोर्ड लगभग 20 बार फेल हुए थे, उनको 20 बार अपने डिजाइन चेंज करने पड़ते, बहुत सारी चीजें उनको अपने मॉडल ए के अंदर चेंज करनी पड़ी थी जब जाकर के उनका मॉडल ए तैयार हुआ था। लेकिन फिर भी उनके मॉडल ए में बहुत सारी कमियां थी और उसको तैयार करने में उनके काफी ज्यादा पैसे लग चुके थे। लेकिन अपने मॉडल ए के अंदर बहुत सारी इंप्रूवमेंट करते करते और बहुत सारी नई चीजें ऐड करते करते 1906 के अंदर हेनरी फोर्ड एक और नया मॉडल इंट्रोड्यूस करते हैं अपनी कंपनी के अंदर। उसका नाम वो रखते हैं मॉडल एन। दोस्तों मॉडल एन के अंदर ये खासियत थी कि मॉडल एन को बनाने में हेनरी फोर्ड का बहुत कम खर्चा लगा था और मॉडल एन के प्राइस को हेनरी फोर्ड बहुत ज़्यादा ऑप्टिमाइज कर देते हैं और मॉडल एन के अंदर जो फीचर्स देखने को मिलते थे उस वक्त, वो सारे के सारे फीचर्स उस टाइम सारी प्रीमियम कार्स के अंदर भी देखने को मिलते थे। तो पार्टी इन्हीं सारी अच्छाइयों और इन्हीं सारे फीचर्स के चलते उस टाइम 1906 के अंदर मॉडल एन यूनाइटेड स्टेट्स की बेस्ट सेलिंग कार बन जाती है। लेकिन हेनरी फोर्ड के लिए चीज़ें बदलना तब स्टार्ट होती हैं जब वो 1908 के अंदर एक ऐसा रेवोल्यूशनरी मॉडल, एक ऐसी रेवोल्यूशनरी कार बनाते हैं जो पूरी की पूरी यूनाइटेड स्टेट्स की ऑटोमोबाइल हिस्ट्री को पूरी तरह से बदल करके रख देती है। 1908 के अंदर हेनरी फोर्ड एक और नई कार बनाते हैं, एक और नया मॉडल तैयार करते हैं, उसका नाम वो रखते हैं मॉडल टी। मॉडल टी में ये खासियत थी कि मॉडल टी अपने पुराने मॉडल एन के कंपैरिजन में तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा था ही, साथ में उस टाइम यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर जितनी भी प्रीमियम कार्स मिलती थी उनके कंपैरिजन में भी वो 2 गुना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था और प्राइस के मामले में वो उससे आधे दाम पर मिल रहा था। जहां 1908 से पहले सारे के सारे रिच और वेल्दी क्लास वाले लोग बहुत महंगी और बहुत प्रीमियम कार्स परचेज किया करते थे, वहां 1908 में मॉडल टी के लॉन्च होने के बाद वो सारे के सारे रिच और वेल्दी क्लास वाले लोग मॉडल टी को परचेज करना शुरू कर देते हैं। साथ ही जितने भी मिडिल क्लास लोग उस टाइम यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर एग्जिस्ट करते थे वो सारे भी मॉडल टी के कम प्राइस की वजह से मॉडल टी को परचेज करना शुरू कर देते हैं। और मॉडल टी फोर्ड कंपनी के लिए इतना ज्यादा रेवोल्यूशनरी होता है कि वो पूरी की पूरी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को पूरी तरह से बदल करके रख देता है। उस टाइम अगर आप यूनाइटेड स्टेट्स के रोड्स पर देखते तो आपको 50% से ज्यादा कार्स मॉडल टी देखने को मिलती। जहां 1905 में हेनरी फोर्ड सिर्फ और सिर्फ 25 कार्स हर रोज बेचा करते थे, वहां मॉडल टी के लॉन्च होते ही उनके पास 25,000 कार्स का ऑर्डर आ चुका था। और ये सब पॉसिबल इसलिए हुआ क्योंकि हेनरी फोर्ड ने अपनी कंपनी के अंदर एक बहुत अच्छी और $1 बिलियन स्ट्रेटेजी को इंप्लीमेंट किया था। उस स्ट्रेटेजी का नाम है मास मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। 1905 से पहले जहां कार्स को एक स्टेटस सिंबल समझा जाता था क्योंकि उस टाइम कार्स काफी ज्यादा महंगी हुआ करती थी, वहां हेनरी फोर्ड ने अपनी कंपनी फोर्ड के अंदर मास मार्केटिंग स्ट्रेटेजी को इंप्लीमेंट करके अपने कार्स के प्राइस को इतना ज्यादा ऑप्टिमाइज किया कि सारे के सारे मिडिल क्लास लोग उस टाइम यूनाइटेड स्टेट्स में एग्जिस्ट करते थे वो सारे उनकी कार्स को
अफोर्ड भी कर सकते थे और परचेज भी कर सकते थे। उन्होंने अपने प्राइस को कम तो किया, लेकिन उन्होंने अपनी क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज बिल्कुल भी नहीं किया। उन्होंने अपनी कार मॉडल टी के अंदर बहुत कम प्राइस तो रखा, साथ साथ उन्होंने वो सारे के सारे फीचर्स अपनी कार्स के अंदर रखे जो कि उस टाइम सारी प्रीमियम कार्स में मौजूद थे और सारी की सारी महंगी कार्स में देखने को मिलते थे। यहाँ तक कि आज 100 साल बाद भी फोर्ड कंपनी के अंदर ये मास मार्केटिंग स्ट्रेटेजी यूज की जाती है और आज तक वो इस मास मार्केटिंग स्ट्रेटेजी का फायदा उठा रहे हैं। दोस्तों इतना ही नहीं, जितनी भी कंपनीज आज हम 21वीं सदी के अंदर देख रहे हैं उसमें से बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनीज फोर्ड की इस मास मार्केटिंग स्ट्रेटेजी को अपने बिजनेस के अंदर यूज करती हैं और बहुत ज़्यादा फायदा भी उठाती हैं। और बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज इस मास मार्केटिंग स्ट्रेटेजी को पिछले कुछ सालों में अपने बिजनेस के अंदर इंप्लीमेंट करती हुई आ रही हैं, जिससे इनको काफ़ी ज़्यादा सक्सेस और काफ़ी ज़्यादा फायदा मिला है। इंडिया जैसी कंट्री के अंदर भी बहुत सारी कंपनीज इस मास मार्केटिंग स्ट्रेटेजी को अपने बिजनेस के अंदर इंप्लीमेंट कर रही हैं और बहुत ज़्यादा फायदा उठा रही हैं। जैसे कि MI जब इंडियन मार्केट में एंटर हुआ था 2014 में, 2014 से पहले स्मार्टफोन को एक स्टेटस सिंबल समझा जाता था, क्योंकि उस टाइम स्मार्टफोन का जो प्राइस था काफी ज्यादा हुआ करता था। एक नॉर्मल एवरेज स्मार्टफोन का प्राइस 25 से 30 हजार हुआ करता था। लेकिन जब MI मार्केट में एंटर हुआ 2014 में, वो अपने स्मार्टफोन्स में कुछ ऐसे फीचर्स लाता है जो कि उस टाइम 30-40 हजार के स्मार्टफोन में अवेलेबल थे। साथ में वो अपने स्मार्टफोन का प्राइस इतने अच्छे तरीके से ऑप्टिमाइज करता है कि कोई भी मिडिल क्लास पर्सन उस स्मार्टफोन को अफोर्ड कर सकता था और परचेज भी कर सकता था। यही वजह है कि MI 2-3 सालों के अंदर ही पूरी की पूरी इंडियन मार्केट को बहुत तेजी से कैप्चर कर लेता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ बात करें टाटा ग्रुप की, जब टाटा ग्रुप ने 2008 के अंदर नैनो को लॉन्च किया था तो उन्होंने भी इसी सेम मास मार्केटिंग स्ट्रेटेजी को अपने बिजनेस के अंदर इंप्लीमेंट तो किया था, लेकिन वो सक्सेसफुली इसको एग्जीक्यूट नहीं कर पाए थे। दोस्तों टाटा ग्रुप ने एक बहुत अच्छी और रेवोल्यूशनरी कार तो तैयार कर ली थी और वो उसको बहुत सस्ते दामों पर इंडियन मार्केट में सेल भी कर सकते थे, और जितने भी मिडिल क्लास लोग उस टाइम इंडिया में एग्जिस्ट करते थे वो इस कार को बहुत आसानी से अफोर्ड भी कर सकते थे और परचेज भी कर सकते थे। लेकिन यहाँ पर टाटा अपने कार के प्राइस को ऑप्टिमाइज तो कर लेता है, लेकिन यहाँ पर वो अपने कार की फीचर्स और कार की क्वालिटी में बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज कर जाता है। लेकिन दोस्तों टाटा ग्रुप ने अपने कार की ब्रांडिंग बहुत गलत तरीके से की और अपनी सारी की सारी मार्केटिंग वीडियोस में और प्रमोशंस में उन्होंने अपनी नैनो कार को दुनिया की सबसे ज़्यादा सस्ती और चीपेस्ट कार के नाम से बुलाया। इसलिए दोस्तों जब भी कोई पर्सन टाटा की नैनो कार रोड पर लेकर के निकलता था तो सबकॉन्शियसली जितने भी लोग उस पर्सन को वो कार चलाते हुए देखते थे उनको यही लगता था कि ये एक गरीब बंदा है, ये कोई बड़ी कार अफोर्ड नहीं कर सकता, इसलिए इसने इतनी सस्ती और इतनी छोटी कार खरीदी है। दोस्तों फोर्ड ने 1905 के अंदर ये जो मास मार्केटिंग स्ट्रेटेजी अपने बिजनेस के अंदर यूज की थी वो आज 100 सालों के बाद भी बहुत सारे कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में उनकी बिजनेस क्लासेस में पढ़ाए जाते हैं। दोस्तों आज की इस वीडियो से हमें ये बिजनेस लेसन सीखने को मिलता है कि जहां एक तरफ MI ने फोर्ड की मास मार्केटिंग स्ट्रेटेजी को बहुत अच्छे तरीके से अपने बिजनेस के अंदर इंप्लीमेंट किया, वहीं दूसरी तरफ टाटा ग्रुप ने भी फोर्ड की सेम स्ट्रेटेजी कॉपी करने की कोशिश की, लेकिन वो दूसरी तरफ ब्रांडिंग में मात खा जाते हैं। वो अपनी कार की ब्रांडिंग को बहुत गलत तरीके से करते हैं। तो आप अगर कोई स्टार्टअप चलाते हो या फिर कोई भी बिजनेस करते हो तो आप कोई भी सेम स्ट्रेटेजी अपने बिजनेस में कॉपी पेस्ट करने की कोशिश मत करो। आप उस स्ट्रेटेजी को बहुत अच्छे से समझो और उस कंपनी ने उस स्ट्रेटेजी को, उस कैंपेन को, उस मार्केटिंग को कैसे यूज किया है और कैसे इंप्लीमेंट किया है अपने बिजनेस के अंदर, बहुत अच्छे तरीके से उसको समझो, तभी जा करके उस स्ट्रेटेजी को अपने बिजनेस के अंदर इंप्लीमेंट करो। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना दोस्तों, ताकि YouTube आप जैसे और भी लोगों को ये वीडियो रिकमेंड करे, ताकि उनका भी कुछ भला हो, उनको भी कुछ सीखने को मिले। अगर आपको इसी तरीके की बिजनेस और फाइनेंशियल केस स्टडीज पसंद आती हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।